अब सबकी निगाहें लगी हुई हैं उन बड़े लीडर्स पर जो चुनावी मैदान में हैं। तो सुनते हैं एनसीपी के लीडर अजीत पवार ने वोट डालने के बाद क्या कहा। हमने काम किया है, आगे भी हम काम करना चाहते हैं। हमारा आगे क्या डेवलपमेंट करना है उसके बारे में हमने विजन, हमारा विजन में सब कुछ है। तो ये सब करते हुए हम देखेंगे अभी आगे कैसा करने का, क्या करने का। मुझे यहाँ के बारे में अगर आप पूछे तो बारामती के वोटर, बारामती के लोगों के ऊपर और वोटर के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। अच्छे वोटों से वो मुझे जिता के 8वीं बार असेंबली में भेज देंगे। देखिए अजीत पवार वोट उन्होंने अपना डाला है और उसके बाद क्या कह रहे थे ये हमने आपको सुनाया। जल्दी से करुणा शंकर का भी रुख करते हैं, इस वक्त मुंबई से वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। करुणा, आप तो TV9 भारतवर्ष की हाईटेक बस पर सवार होकर महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में घूमे और लोगों से ये जानने की कोशिश की कि कौन कौन से उनके मुद्दे इस बार जहन में रहने वाले हैं जब वो वोट डालने जाएंगे। आज क्या माहौल नजर आ रहा है वहां पर, जहां जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं वहां पर वोटर से आपने बात की, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए समीर, आपने सही कहा कि जो हमारी शुरुआत है, जो हमारी बस का सफ़र है, इसकी शुरुआत नागपुर से हुई थी और उसके बाद मुंबई तक का जो सफ़र हमने कवर किया, इसमें तमाम मुद्दों पर हमने बात की, चाहे असली नकली हो या फिर जो बटेंगे कटेंगे तमाम मसले, चाहे ध्रुवीकरण का मसला हो, जो एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। मसलन अगर मैं अभी बात करूं समीर, तो मैं बांद्रा वेस्ट सीट है और देखिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, बांद्रा वेस्ट वो सीट है जो कि कभी यहां पर बाबा सिद्दीकी लगातार 1999 से वो चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन पिछले 2 बार से बीजेपी यहां पर चुनाव जीती है। इस बार भी फाइट बहुत टफ है। कुछ मतदाता मुझे नजर आ रहे हैं जो कि वोट डालने जा रहे हैं। अगर आपके पास वक्त है, आप वोट डालने जा रहे हैं? हाँ जी। किन मुद्दों को लेकर आप अपना वोट कास्ट करें, क्या मुद्दे आप ये तो आप बोलना चाहेंगे? आप चलिए ठीक है, मतदाता भी कुछ बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन आप देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं जो लोग अंदर से वोट डालकर आ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करें। कुछ देर पहले अगर बात करूं समीर, तो फरहान अख्तर अपना वोट यहां पर डालकर गए थे और कुछ ही देर के बाद खबर ये आ रही कि 15 से 20 मिनट के अंदर रेखा भी आ सकती हैं। इसके अलावा दोपहर तक सलमान और कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका यहाँ पर वोट है। शाहरुख खान भी यहाँ पर अपने परिवार के साथ वोट डालने आते हैं। तो लगातार हम बात कर रहे हैं उन मतदाताओं से भी जो कि अपना वोट डालकर आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। सीट है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन एक और हाई प्रोफाइल सीट है मुंबई की, बांद्रा ईस्ट, वहां पर चलेंगे। लेकिन उससे पहले शरद पवार क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। की प्रत्येक नागरिकांनी मतदानाचा हक्क हा बजावला पाहिजे। मध्यंतरी लोकसभेची निवडणूक झाली त्यावेळेला महाराष्ट्राचं मतदान 67%, 67% आसपास होतं आणि नॉर्थ ईस्टमधली लहान लहान राज्य ही 70, 75, 80% सुद्धा पुढे गेली होती। महाराष्ट्रानं टक्केवारीमध्ये मागे राहणं हे अशोभनीय आहे आणि म्हणून माझं आव्हान महाराष्ट्राच्या जनतेला की मतदानासारखं कोणत्या परिस्थितीत बजावा। तुम्हाला जी व्यक्ती जो राजकीय पक्ष योग्य वाटत असेल त्याला तुम्ही आपलं मतदान द्या, पण मतदान करा। साहेब, निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये अक्षरशः म्हणजे कुठे पैसे वाटताना कुणीतरी मोठा पदाधिकारी भारतीय जनता पक्षाचा आढळून येतो, कुठेतरी गाडीवरती हल्ला होतोय, जीवघेणे हल्ले होत आहेत। हे जे रूप आलेलं आहे, तर याला म्हणजे कुठली यंत्रणा कुठेतरी कमी पडते असं म्हणायचं का? साधारणतः महाराष्ट्रात मतदान नेहमी शांततेने होतं, पण नागपूर जिल्ह्यामध्ये माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा जो हल्ला झाला तो अस्वस्थ करणारा अशा प्रकारचा हल्ला होता। असे प्रकार सहसा म्हणजे कुठं छोटे मोठे प्रत्येकी होतात, नाही असं नाही, पण यावेळी थोडंसं त्या जादा दिसल्या
पुन्हा त्या होऊ नयेत अशीच अपेक्षा. झाली दिल्लीमध्ये आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये प्रक्रिया पार पडली आहे आणि काय चित्र असेल 23 तारखेला नावाच्या ऑडिओ क्लिप घेऊन त्यांच्यावरती बिटकॉइनच्या संदर्भानं पैसे मागितल्याचा आरोप एक IPS झाले पण जॉईन न झालेले IPS आहेत जे बडतर्फ झाल्यानंतर त्यांनी केलेले होते ते आताही पुण्यामध्ये पत्रकार परिषद करतात. जी व्यक्ती एक महिने तुरुंगात होती. तो देखिए, शरद पवार को आप सुन रहे थे। शरद पवार ने अपना वोट डाला है, कई अहम आरोप लगाए हैं। बीजेपी चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसे बंटवा रही है, वोट खरीदे जा रहे हैं। एक तो ये आरोप लगाया। जिस ऑडियो का जिक्र बार बार हो रहा है वो उन्होंने सीधे तौर पर उन तमाम आरोपों से नकारा है। सुप्रिया सुले ने भी साफ तौर पर कहा कि जो ऑडियो सामने लाया गया उसमें आवाज उनकी नहीं है। उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और उसके बाद वो पत्रकारों से मुखातिब थे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये बताइए कि एनसीपी का जहां तक सवाल है, एनसीपी के दो टुकड़े होने के बाद यह पहला मौका जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या आपको लगता है जहां एक तरफ शरद पवार की साख का सवाल भी है और दूसरी तरफ अजीत पवार को खुद को साबित करने की चुनौती भी है, असली एनसीपी जनता की नजर में कौन, यह क्या साफ हो जाएगा इन चुनावों के नतीजों के बाद? समीर जी, लगता तो है कि साफ हो जाएगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में अपने चाचा से बुरी तरह से पटकनी खा चुके हैं अजीत पवार, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव को देखें तो थोड़ा सा ये फर्क पड़ जाता है। जो अजीत पवार के साथ लोग आए वो सब बड़े ताकतवर लोग हैं, अपनी अपनी विधानसभा जीतने वाले लोग हैं, कई कई बार जीते हुए लोग हैं। ऐसे में उनकी घेरेबंदी तो शरद पवार ने खूब जमकर की है, लेकिन कितनी सफलता मिल पाई, क्योंकि लोकसभा में होता क्या है, बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, सेंटिमेंट पर चुनाव हो जाता है। वो एक शरद पवार की अपनी अपील है, उन्होंने शायद साबित भी कर दिया कि परिवार तोड़कर अजीत पवार चले गए, जो वहां महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उपयोग होता है, बड़ी आसानी से गद्दार शब्द का। लेकिन विधानसभा चुनाव में एक मुश्किल ये होगी शरद पवार को कि जो उनके एक तरह से कहें कि तैयार करके बड़े किए नेता हैं, उनकी अपनी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको उन्होंने बरसों से नर्चर किया है। वो सारे के सारे लोग अजीत पवार हैं, ऐसी 12-15 सीटें हैं। लेकिन कोशिश शरद पवार की यही होगी कि इसमें अजीत पवार को वहां ले जाकर खड़ा कर दें, क्योंकि सुप्रिया सुले की भारतीय राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में और यहां तक कि जो उनकी अपनी पारिवारिक राजनीति, उसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं हर्षवर्धन जी, लेकिन क्योंकि सुप्रिया सुले का आपने नाम लिया, जयशंकर जी, वैसे तो महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 5 सालों में बहुत कुछ घटा है और एक थ्रिलर वेब सीरीज की तरह, एक फिल्म की तरह बहुत कुछ बहुत ट्विस्ट आए हैं उसमें। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो कुछ घटा है महाराष्ट्र में, चाहे वो विनोद तावड़े का एपिसोड हो, चाहे वो सुप्रिया सुले को लेकर जो ऑडियो क्लिप आई हो, आपको लगता है कि आज की वोटिंग पर इन सब का असर होगा जयशंकर जी? मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो जो पढ़ना होता पहले, देखिए लोग मन बना चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि जैसे विनोद तावड़े के ऊपर जो आरोप लगे कि 5 करोड़ रुपए वो एक होटल में बैठ करके बांट रहे थे, उसमें से 9 लाख रुपए या कितना 10 लाख रुपए के आसपास बरामद हुए, तो उसकी काट के लिए वो एक ऑडियो भी मार्केट में आ गया कि सुप्रिया सुले जो हैं वो बिटकॉइंस के मामले में कुछ वो बात कर रही हैं, क्या कर रही हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी आवाज़ नहीं है। उसी तरह विनोद तावड़े भी कर रहे हैं कि नहीं, मेरा पैसा नहीं है। तो वो एक अलग चीज़ें हो सकती हैं राजनीति में, कब किसका कौन सा सिक्का चलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मेरा मानना यही है कि लोग अपना मन बना चुके होंगे कि किसको हमको वोट देना है, किसको हमको वोट नहीं देना है। खास तौर से जो नारे जो चलाए गए हैं, जो कटेंगे तो बटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं, इन नारों का भी बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कटेंगे तो बटेंगे तो उससे अधिक तो एनडीए बट गया। भाई एनडीए में अजीत पवार ने कहा कि नहीं कटेंगे बटेंगे ये सब यूपी का मामला होगा, हमारा मामला नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा की ही पंकजा मुंडे हैं, गोपीनाथ। देखिए एक समय था जब महाराष्ट्र में 2 ही नेता भाजपा के सबसे बड़े और नामी होते थे, प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे कह रही है कि भाई योगी जी का जो ये मुद्दा है वो सब अपना यूपी में रखिए, महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलने वाला है। वही बात पूनम महाजन ने भी कही है, दोनों ने इसका विरोध किया है। और सच बात यह है कि महाराष्ट्र एक अलग ढंग की राजनीति करता रहा है, उसमें इस तरह की चीज़ें आमतौर पर तो नहीं दिखाई जाती है। जी।